हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस बुक की लास्ट यूनिट यानी कि 13 यूनिट। इस बुक की जो सबसे लास्ट यूनिट है वो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि स्वराज के लिए संघर्ष ये इस जो 12 यूनिट है 13 यूनिट उसी का सेकेंड भाग है। तो ये फर्स्ट भाग में हमने चेम्स्फोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट और गांधी जी ने कैसे बहुत से सत्याग्रह चलाए यहाँ पे भारत में, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद मिल मजदूर आंदोलन, रॉलेट एक्ट का जो कानून का उन्होंने विरोध किया। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी स्वराज के लिए संघर्ष पार्ट 1 में। अब हम पढ़ेंगे स्वराज के लिए संघर्ष पार्ट 2 यानी नई शक्तियों का आविर्भाव। ठीक है, इसमें देखिए हम पढ़ेंगे कि कैसे नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, कैसे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। हमने बहुत सी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 यूनिट। 13 यूनिट स्वराज के लिए संघर्ष पार्ट 2। वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में फिर से शक्ति पाने के अनेक संकेत देखे गए। इसी वर्ष समाजवाद की नई प्रवृत्ति का भी उदय हुआ। मार्क्सवाद और दूसरे समाजवादी विचार बहुत तेजी से फैले। भारत के नौजवान सक्रिय हो रहे थे। पूरे देश में नौजवान सभाएं बन रही थीं और छात्रों के सम्मेलन हो रहे थे। पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। आगे देख सकते हैं कि देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट गुटों की स्थापना हुई। रूसी क्रांति की विख्यात घटना ने अनेक युवा राष्ट्रवादियों को आकर्षित किया था। उनमें से अनेक गांधीवादी राजनीतिक विचारों और कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे। वे मार्गदर्शन पाने के लिए समाजवादी विचारधारा की ओर मुड़े। मानवेंद्रनाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने गए। इसके लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1924 में सरकार ने मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद अमृत डांगे को गिरफ्तार करके उन पर कम्युनिस्ट विचारों के प्रचार का आरोप लगाया और उन्हें तथा कुछ और लोगों को लेकर कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। गुजरात के किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का विरोध किया। बरदौली का प्रसिद्ध सत्याग्रह इसी समय हुआ। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने टैक्स न देने का आंदोलन चलाया। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली, तो बरदौली की औरतों ने उन्हें सरदार कह के बुलाया था, तो उनके नाम के आगे ये जो उपाधि है वो जुड़ गई सरदार की। तो ये कहाँ पे जुड़ी है, तो बरदौली में जिन्होंने सत्याग्रह किया था उसी दौरान वहाँ की औरतों ने इन्हें सरदार कहा था। अंत में अपनी मांगे मनवाने में सफल रहे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में मजदूर संघों का तेजी से विकास हुआ। 1928 में अनेक हड़तालें हुई। खड़गपुर के रेलवे वर्कशॉप में 2 माह तक लंबी हड़ताल चली। इस काल की सबसे प्रमुख हड़ताल बम्बई की कपड़ा मिलों में हुई, जहां लगभग 1.5 लाख मजदूर 5 महीनों से अधिक समय तक हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल कम्युनिस्ट के नेतृत्व में हुई। 1928 में हुई हड़ताल में 5 लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1924 में सशस्त्र क्रांति के लिए संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना हुई। सरकार ने इस पर एक कड़ा प्रहार किया। क्रांतिकारी युवकों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करके उन पर काकोरी षड्यंत्र केस 1925 नामक मुकदमा चलाया गया। देखिए, काकोरी कांड क्या था। काकोरी कांड में कुछ भारतीय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा था। क्रांतिकारी जल्द ही समाजवादी विचारों के प्रभाव में आ गए थे और 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में उन्होंने अपने संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी हिंस कर दिया। आगे देख सकते हैं कि 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी एक प्रदर्शन पर पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज के कारण एक आकस्मिक परिवर्तन आया। देखिए, साइमन कमीशन क्या था, इसे गोरा कमीशन ही बोलते हैं। इसे गोरा कमीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। जॉन साइमन की अध्यक्षता वाला एक कमीशन था, इसलिए इसे साइमन कमीशन नाम दिया गया। गोरा कमीशन भी बोला गया इसे, क्योंकि इसमें कोई इंडियन नहीं था, इसलिए इसे गोरा कमीशन बोला गया। सारे ब्रिटिशियंस थे। विरोधी एक प्रदर्शन पर पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज के कारण एक आकस्मिक परिवर्तन हुआ। इसमें लाठियों की चोट खाकर पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय शहीद हो गए। युवक इसके क्रुद्ध हो उठे और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया।
हिंद फ्रेंच के नेताओं ने भी यह निर्णय किया कि अपने बदले हुए राजनीतिक उद्देश्य तथा जन क्रांति की आवश्यकताओं के बारे में जनता को बतलाएं। परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय धारा सभा में एक बम फेंका। बम में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि किसी को चोट ना आए। देखिए, इनका कहना था कि हम बहरों को सुनने की क्षमता, क्योंकि ये बहरे हैं जो ब्रिटिशर्स हैं, ये हमें सुन नहीं रहे, इसलिए ये एक बम बहरों को सुनाने के लिए फेंका गया था। इस काम का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि क्रांतिकारियों के एक पर्चे के अनुसार बहरों को सुनाना था। देखिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो बम फेंकने के बाद आसानी से भाग निकलते, मगर उन्होंने जानबूझकर अपने को गिरफ्तार कराया, क्योंकि वे क्रांतिकारी प्रचार के लिए अदालत का एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे। अप्रैल 1930 में चंटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक बड़ा छापा मारा। इसका नेतृत्व मास्टर सूर्यसेन कर रहे थे। अलोकप्रिय सरकारी अधिकारियों पर हुए हमलों में यह पहला हमला था। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता उसमें युवतियों की भागीदारी भी थी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आगे देख सकते हैं कि एक भूख हड़ताल में 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद एक दुबले पतले युवक क्रांतिकारी जतिन दास शहीद हो गए। जनता के देशव्यापी विरोध के बावजूद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। फांसी से कुछ दिन पहले जेल सुप्रिंटेंडेंट को लिखे गए एक पत्र में 3 क्रांतिकारियों ने कहा था कि बहुत जल्द ही अंतिम संघर्ष की धुन भी बजेगी। इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमने इस संघर्ष में भाग लिया और हमें इस पर गर्व है। अपने दो पत्रों में 23 वर्षीय भगत सिंह ने समाजवाद में अपनी आस्था भी व्यक्त की। वे लिखते हैं, किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारी और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा। 3 मार्च 1931 को भेजे गए अपने अंतिम संदेश में उन्होंने घोषणा की कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि मुट्ठी भर शोषक अपने स्वार्थों के लिए साधारण जनता की मेहनत का शोषण करते रहेंगे। इसमें कोई बहस नहीं कि ये शोषक युद्ध रूप से ब्रिटिश पूंजीपति हैं। ब्रिटिश और भारतीय मिलकर शोषण करते हैं, या ये युद्ध से भारतीय हैं, या शुद्ध रूप से ये भारतीय हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 1930 के बहुत पहले ही उनके साथियों ने हिंसा त्याग कर दिया था। 2 फरवरी 1931 को लिखे गए अपने राजनीतिक वसीयतनामे में उन्होंने घोषणा की कि देखने में मैंने एक आतंकवादी की तरह कार्य किया, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी शक्ति से यह घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, और शायद अपने क्रांतिकारी जीवन के आरंभिक दिनों को छोड़कर मैं कभी आतंकवादी नहीं था, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन विधियों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। 1926 में उन्होंने पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना में भाग लिया और इसके प्रथम सचिव भी बने। कौन? भगत सिंह। भगत सिंह ने सभा के जो नियम तैयार किए थे उनमें 2 नियम इस प्रकार थे: सांप्रदायिक विचार फैलाने वाले सांप्रदायिक संगठनों या अन्य पार्टियों से कोई संबंध ना रखना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भगत सिंह नास्तिक थे और लोगों को ये समझाना कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तथा इस प्रकार उनमें सामान्य सहिष्णुता की भावना जगाना तथा इसी विचार के अनुसार कार्य करना। भगत सिंह नास्तिक थे। वो किसी भी बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। उनका पहला धर्म, उनका कहना था कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं और भारत को आज़ाद कराना ही हमारा पहला धर्म है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए मारे गए। बाद में इस पार्क का नाम आज़ाद पार्क रखा गया। सूर्यसेन फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ समय बाद उन्हें फांसी दे दी गई। वायसराय लॉर्ड इरविन ने बाद में इन वर्षों के बारे में लिखा कि कोई ऐसी नई शक्ति अब कार्यरत थी जिसके महत्व को अभी तक उन लोगों ने पूरी तरह नहीं समझा था, जिनका भारत संबंधित ज्ञान 20 या 30 साल पुराना है। मार्च 1929 में 31 प्रमुख मजदूर और कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 3 अंग्रेज भी थे। फिर इन पर 4 वर्षों का मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा कहा जाता है, जो 4 वर्षों तक चला और मुकदमे की समाप्ति पर इनको लंबी लंबी जेल सजाएं दी गई। अब देखिए, हम यहाँ पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन गो बैक के नारे क्यों लगाए गए? आंदोलन की इस नए चरण को बल तब मिला जब नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष साइमन के नाम पर साइमन कमीशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य आगे संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे।
सभी वर्गों के भारतीयों ने इस घोषणा का विरोध किया। इस बात पर उन्हें सबसे अधिक क्रोध था कि कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था और इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे। 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी साहब कर रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने हर कदम पर और हर रूप में इस कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया। अब आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रवादियों के साथ एकजुटता जतलाने के लिए मुस्लिम लीग ने मिले जुले चुनाव मंडलों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और इस शर्त के साथ कि मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी जाएं। प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दर्जनों सम्मेलन और सांझी बैठकें आयोजित की गईं। इसका परिणाम नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आया, जिसके प्रमुख निर्माता मोतीलाल नेहरू थे। इसे अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया। दुर्भाग्य से कलकत्ता में दिसंबर 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट को स्वीकार न कर सका। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग के कुछ नेताओं ने इसे लेकर आपत्तियां की। इस तरह सांप्रदायिक दलों ने राष्ट्रीय एकता का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद निरंतर सांप्रदायिकता का विकास हुआ, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। 3 फरवरी को कमीशन के बम्बई पहुंचने पर एक अखिल भारतीय हड़ताल की गई। कमीशन जहां जहां भी गया वहीं हड़तालें और काले झंडे दिखाकर तथा साइमन वापस जाओ के नारे उसका स्वागत किया। पूर्ण स्वराज। जनता की इस नई भावना को जल्द ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लिया। गांधी जी सक्रिय राजनीति में वापस लौट आए और दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस का पहला काम जुझारू वामपंथ से मेल मिलाप करना था। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस घटना का एक रोशन पहलू भी था। मोतीलाल नेहरू 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय आंदोलन के आधिकारिक प्रमुख के रूप में उनका स्थान अब उनके पुत्र ने ले लिया था। इस तरह आधुनिक इतिहास में एक विशिष्ट परिवार की विजय हुई। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक नई जुझारू भावना को आवाज मिली। इस अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव ने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा लहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। इसके बाद यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा। जब लोग ये शपथ लेते थे कि ब्रिटिश शासन की अधीनता अब और आगे स्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध होगा। इस अधिवेशन के एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ने की घोषणा की गई। अब देखिए हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। नागरिक अवज्ञा आंदोलन क्या है? दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। इस दिन 78 चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर गांधी जी साबरमती आश्रम से चले और लगभग 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे। रास्ते में पड़ने वाले गांव के सैकड़ों अधिकारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाया और इस प्रकार नमक कानून को तोड़ा। यह इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन ने इस देश को नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश के कगार तक पहुंचा दिया है। आंदोलन अब तेजी से फैला। पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए और पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदार कर अदा करने से इनकार कर दिया। ठीक है, मैं आपको बताते चलूँ कि नमक कानून क्या है। नमक कानून ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इस कानून के तहत उनका ये कहना था कि कोई भी भारतीय नमक स्टोर नहीं करेगा, नमक बनाएगा नहीं। ब्रिटिशर्स नमक बनाएंगे, नमक स्टोर करेंगे। तो ये नमक कानून था जिसे गांधी जी ने नमक बना के तोड़ा था। लाखों भारतीयों ने सत्याग्रह किया। देश के अनेक भागों में किसानों ने जमीन की मालगुजारी और लगान देने से इनकार कर दिया। आंदोलन बढ़कर भारत के एकदम उत्तर पश्चिमी छोर तक भी पहुंचा और बहादुर और शेरदिल पठानों में जोश भर गया। सीमांत गांधी के नाम से प्रख्यात खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक नामक संगठन बना लिया, जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाल कुर्ती वालों के संस्थापक कौन थे? तो सीमांत गांधी, जिन्हें हम अब्दुल गफ्फार खां के नाम से जानते हैं।
गढ़वाली सिपाहियों की 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। इसके नेता चंद्र सिंह गढ़वाली थे। इसके बदले में उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया और लंबी लंबी जेल सजाएं दी गईं। इस घटना ने स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवाद की भावना भारतीय सेना में फैलने लगी थी, जो ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार थी। आगे देख सकते हैं कि नागालैंड ने रानी गिडालू जैसी वीरांगना को जन्म दिया। इस वीर बाला ने मात्र 13 वर्ष की आयु में कांग्रेस और गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। 1932 में यह युवा रानी पकड़ी गई और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। रानी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा असम के विभिन्न जेलों की अंधेरी कोठरियों में गुजर गया और उसे मुक्ति केवल 1947 में स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा मिली। गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता समेत 90,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस बीच 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। देखिए टोटल 3 ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं। तो ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, इसमें पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ तो 1930 में हुआ है। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था, लेकिन कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया और उसकी कार्यवाहियां बेकार गईं। भारत के बारे में कांग्रेस के बिना सम्मेलन यूं था जैसे राम के बिना कोई रामलीला, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय दल बन चुकी थी भारत में। तो अगर आप कांग्रेस को निमंत्रण नहीं देते, कांग्रेस से वार्तालाप नहीं करते, तो आप भारत को लेकर कोई निर्णय ले नहीं सकते थे। अंत में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच मार्च 1931 में एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई। उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिया गया। तब कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर तैयार हो गई कांग्रेस। अनेक कांग्रेसी नेता और खासकर युवक वामपंथी गांधी इरविन समझौते के विरोधी थे, क्योंकि सरकार ने एक भी प्रमुख राष्ट्रवादी मांगे नहीं मानी थी। सरकार ने यह मांग तक नहीं मानी थी कि भगत सिंह और उनके 2 साथियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप कानून विरोधी जन संघर्ष के बाद एक निष्क्रिय चरण का आरंभ हुआ, जिसमें आंदोलन को कानून की सीमाओं में रहकर ही चलाया जाना था। इसके अलावा गांधी जी ने बराबरी के आधार पर बातचीत की थी और इस प्रकार कांग्रेस की प्रतिष्ठा को सरकार की प्रतिष्ठा के बराबर ला दिया था। इसलिए वह कांग्रेस के कराची अधिवेशन में समझौते का अनुमोदन कराने में सफल रहे। गांधी जी सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए, लेकिन उनकी जोरदार वकालत के बावजूद सरकार ने डोमिनियन स्टेट तत्काल देकर इसके आधार पर स्वतंत्रता की बुनियादी राष्ट्रवादी मांगे मानने से इनकार कर दिया। इस बीच देश के अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी, ये 1930 का जो टाइम है, इसी टाइम विश्वव्यापी, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में मंदी आ गई थी। मंदी के कारण खेतीहर पैदावार के दाम गिर गए थे और लगान और मालगुजारी का बोझ उनके लिए असह्य हो चला था। संयुक्त प्रांत में लगान में कमी और बंटाईदारों की बेदखली के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन चलाया। दिसंबर 1931 में कांग्रेस ने न लगान न टैक्स का अभियान चलाया। भारत वापस आने पर गांधी जी के सामने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को दोबारा आरंभ करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। अब सरकार के प्रमुख नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे, जिनका मत था कि कांग्रेस के साथ समझौता करना बहुत बड़ी गलती थी। उनकी सरकार कांग्रेस को कुचलने के लिए आमादा और तैयार थी। वास्तव में भारतीय नौकरशाही नरम तो कभी पड़ी ही नहीं थी। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के फौरन बाद आंध्र के पूर्वी गोदावरी जिले में एक भीड़ पर गोली चली थी और 4 लोग मारे गए थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी जी का चित्र लगाया था। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता फिर धर लिए गए और कांग्रेस गैरकानूनी घोषित कर दी गई। अंत में सरकारी दमन सफल रहा, क्योंकि इसे सांप्रदायिक और दूसरे प्रश्नों पर भारतीय नेताओं के बीच मतभेद होने से सहायता मिली। नागरिक अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे बिखर गया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप में मई 1933 में इसे निलंबित कर दिया और मई 1934 में इसे वापस ले लिया। वायसराय वेलिंगटन ने भी कहा कि कांग्रेस 1930 की तुलना में निश्चित ही कम अच्छी स्थिति में है और जनता पर उसका प्रभाव घटा है, मगर वास्तव में ऐसा न था। ये सही है कि स्वाधीनता लाने में आंदोलन असफल रहा था, लेकिन जनता का और राजनीतिकरण करने और स्वाधीनता संघर्ष के सामाजिक आधारों को मजबूत बनाने में वह सफल रहा था। अब देखिए यहाँ पे आते हैं राष्ट्रवादी राजनीति 1935 से 1939 तक। 1935 का भारत सरकार कानून, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1935 का जो कानून था, इस कानून को एकदम डिक्टो कॉपी कर लिया गया है भारतीय संविधान में हमारे।
नवंबर 1932 में जब कांग्रेस संघर्ष के मझधार में थी, तब लंदन में एक बार फिर कांग्रेस के बिना तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। देखिए, पहला 30 में गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता, दूसरा सम्मेलन 31 में होता है जिसमें कांग्रेस को बुलाया जाता है, और तीसरा सम्मेलन 32 में होता है जिसमें कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन तीनों सम्मेलनों में किसने पार्टिसिपेट किया है। तो इन तीनों सम्मेलनों में भारतीय नेताओं में एक नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस के बिना तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विचार विमर्श का परिणाम अंततः 1935 के भारत सरकार कानून के रूप में सामने आया। इस कानून में नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर नई शासन प्रणाली की व्यवस्था थी। यह संघ फेडरेशन भारतीय ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा रजवाड़ों पर आधारित थी। केंद्र के 2 सदनों वाली एक संघ विधायिका की व्यवस्था थी, जिसमें रजवाड़ों को भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया था, मगर रजवाड़ों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें वहां के शासक मनोनीत करते। ब्रिटिश भारत की केवल 14% जनता को मताधिकार प्राप्त था। इस विधायिका में राष्ट्रवादी तत्वों को काबू में रखने के लिए राजा महाराजा का उपयोग किया गया था, मगर फिर भी इसे कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी गई। रक्षा तथा विदेश विभाग इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, जबकि दूसरे विषयों पर गवर्नर जनरल का कोई विशेष नियंत्रण था। गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी और वे उसी के प्रति उत्तरदायी रहते थे। प्रांतीय विधान सभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का प्रांतीय प्रशासन के हर भाग पर नियंत्रण था। उन्हें कानूनी गतिविधियों पर निषेधाधिकार तथा अपने कानून बनाने के अधिकार थे। इसके अलावा नागरिक प्रशासन और पुलिस पर उनका पूरा नियंत्रण था। विदेशी शासन पहले की तरह ही जारी था। हाँ, कुछ एक लोकप्रिय और चुने हुए नेता भारत के ब्रिटिश प्रशासन के ढांचे में और जुड़े। कांग्रेस ने पूरी तरह निराशाजनक कहकर इस कानून की निंदा की। इस कानून के संघीय पक्ष को कभी लागू नहीं किया गया, पर प्रांतीय पक्ष जल्द ही लागू कर दिया गया। इसे 1935 के नए कानून का कड़ा विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनावों में भाग लेने का निर्णय किया, और इस घोषित लक्ष्य के साथ कि वह कानून को अलोकप्रियता सिद्ध करेगी। कांग्रेस के तूफानी चुनाव प्रचारक को जनता का व्यापक समर्थन मिला। हालांकि गांधी जी ने एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया। फरवरी 1933 में हुए इन चुनावों में ये बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि जनता का एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की और 11 में से 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। भारत में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझी सरकारें बनाई। केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकारें बनाई। कांग्रेस मंत्रिमंडल की बात करें तो 1935 के कानून के अंतर्गत उन्हें जो सीमित अधिकार प्राप्त थे, उनके सहारे उन्होंने जनता की दशा सुधारने के लिए सचमुच प्रयास किए। कांग्रेस मंत्रियों ने अपना वेतन खुद घटाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया। उनमें से अधिकांश रेलों में दूसरे या तीसरे दर्जे में चलते थे। नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया। प्रेस और आदिवासी संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटाए गए। मजदूर संघों और किसान सभाओं को उन्होंने काम करने और बढ़ने की छूट दी। पुलिस के अधिकार कम किए गए और क्रांतिकारी समेत राजनीतिक कैदियों को बड़ी संख्या में रिहा कर दिया गया। कांग्रेस सरकारों ने चुने हुए क्षेत्रों में नशाबंदी लागू की और प्राथमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य पर पहले से अधिक ध्यान दिया गया। खादी और दूसरे ग्रामीण उद्योगों को समर्थन दिया गया। आधुनिक उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला। सांप्रदायिक दंगों से सख्ती से निपटना कांग्रेस मंत्रिमंडल की एक प्रमुख उपलब्धि थी। यानी कि अगर हम बात करें कि कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था, जो उन्होंने चुनाव जीत के हासिल किया था, एक बहुत ही सक्रिय मंत्रिमंडल था। इन्होंने जो जो वादे किए या जनता के बीच एक छाप छोड़ना चाहते थे, वो उसमें पूरी तरह से सफल रहे। समाजवादी विचारों का प्रसार तो 1929 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में छा गई। दूसरे पूंजीपति देश में उत्पादन और विदेशी व्यापार में बहुत भारी गिरावट आई। इससे जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। एक समय स्थिति ऐसी हो गई कि जब ब्रिटेन में 30 लाख, जर्मनी में 60 लाख और अमेरिका में 120 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। दूसरी ओर सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। वहाँ गिरावट तो नहीं आई, बल्कि 1929 और 1936 के बीच पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गईं, जिससे सोवियत और औद्योगिक उत्पादन 4 गुना से भी अधिक हो गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक दिनों में ही उनका झुकाव निर्धन जनता की ओर था।
कांग्रेस के अंदर वामपंथी प्रवृत्ति के मजबूत होने का प्रमाण ये भी था कि 1929, 1936 और 37 में जवाहरलाल नेहरू तथा 1938 और 39 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुए। नेहरू का तर्क था कि राजनीतिक स्वाधीनता का अर्थ जनता की आर्थिक मुक्ति, खासकर मेहनती किसानों की सामंती शोषण से भी मुक्ति होनी चाहिए। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाएं और खुद को किसान और मजदूर वर्गों के और भी पास लाएं। आगे देख सकते हैं हम कि कांग्रेस के अंदर मूलगामी प्रवृत्ति का एक और प्रमुख रूप कांग्रेस के फैसपुर अधिवेशन के प्रस्ताव में व 1936 के चुनाव घोषणा पत्र में देखने को मिला। इसमें कृषि प्रणाली का मूलगामी रूपांतरण करने, लगान और मालगुजारी में काफ़ी कमी करने, ग्रामीण ऋण कम करने तथा आसान शर्तों पर ऋण देने के वादे किए गए थे। 1945 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित करके जमींदारी उन्मूलन का भी अनुमोदन किया था। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। उस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। नेहरू दूसरे वामपंथियों तथा गांधी जी ने भी चंद लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण रोकने के लिए बड़े उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की वकालत की। वास्तव में 14 दशक की एक प्रमुख घटना यह थी कि गांधी जी ने भी मूलगामी आर्थिक नीतियों को अधिक स्वीकार किया। 1933 में नेहरू उनसे सहमत होकर उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थों में बड़े परिवर्तन के बिना जनता की स्थिति को कभी सुधारा नहीं जा सकता। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक फैक्ट के अकॉर्डिंग क्या विचार थे गांधी और नेहरू के, तो गांधी जी जो थे वो इकोनॉमिक्स पढ़ के नहीं आए थे, जबकि नेहरू इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट थे। तो इनके कुछ विचार यूरोपियन स्टाइल और बड़े उद्योगों की तरफ ज़्यादा थे कि अगर वो कहते थे कि अगर हम बड़े उद्योग लगाएंगे तो भारत में स्थिति सुधरेगी और साथ ही साथ बेरोजगारी भी कम होगी। पर गांधी जी का कहना था कि अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े उद्योग भारत में लगाएंगे तो छोटे वर्कर्स, छोटे किसान मारे जाएंगे क्योंकि मशीनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा। उन्होंने ज़मीन जोतने वाली की सिद्धांत का भी मान लिया और 1942 में घोषणा की कि ज़मीन उनकी है और जो उस पर मेहनत करते हैं और किसी की नहीं। आगे देखते हैं कि 1934 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर गांधी जी और उनके समर्थकों के विरोध के कारण बोस अप्रैल 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने को मजबूर हो गए। फिर उन्होंने और उनके अनेक वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। किसान और मजदूर आंदोलन 1920 और 22 तथा 1930 और 34 के दो राष्ट्रवादी आंदोलनों ने किसान और मजदूरों का बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण किया था और 1929 के बाद भारत तथा शेष विश्व पर जिस आर्थिक मंदी की मार पड़ी उसने भारतीय किसान मजदूरों की दशा भी बिगाड़ दी थी। 1932 के अंत तक खेतीहर पैदावार की कीमतें 50% से अधिक गिर चुकी थीं। नागरिक अवज्ञा आंदोलन तथा वामपंथी पार्टियों और गुटों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक ऐसी नई पीढ़ी पैदा की जो किसानों और मजदूरों के संगठन के लिए समर्पित थी। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से बना। अब बात करते हैं कांग्रेस और विश्व की घटनाएं क्या रही हैं। तो फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स में आयोजित उत्पीड़ित जातीयताओं के सम्मेलन में भाग लिया और इस सम्मेलन का आयोजन आर्थिक या राजनीतिक संप्रदायवाद से पीड़ित एशियाई राजनीतिक कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों ने किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य इन सबसे साझे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में तालमेल बिछाना और उन्हें योजनाबद्ध रूप देना था। आगे बात करते हैं कि नेहरू इसी सम्मेलन में स्थापित लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी सदस्य चुने गए। 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सरकार को चेतावनी दी गई कि ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर कोई युद्ध छेड़ेगा तो भारत की जनता उसका समर्थन नहीं करेगी। ये सबसे बड़ी बात थी क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है उसमें हम भारतीय पूरा सपोर्ट देते हैं और हम बस याद के लिए हम जो इतने 50,000 ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं भारतीय बिना मतलब के, जिन भारतीयों का कोई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेना देना नहीं होता, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनी है भारत, इस वजह से यहाँ से बहुत से इंडियन सैनिक जाते हैं और जिनमें से 50,000 की मौत होती है, उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा।
ठीक है। तो लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हम बात करते हैं कि अगर कुछ होता है तो भारत की जनता उनका समर्थन नहीं करेगी। 1933 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि वे चीन की जनता के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचें। 1938 में कांग्रेस ने डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा था। अब आगे देखते हैं रजवाड़ों की जनता का संघर्ष क्या था। रजवाड़ों में से अधिकांश में आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां नर्क जैसी थी। किसान दमन के शिकार थे, मालगुजारी और कर बहुत अधिक तथा असहनीय था, शिक्षा का कोई खास प्रसार न था, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाएं एकदम पिछड़ेपन की हालत में थी और प्रेस की स्वतंत्रता तथा दूसरे नागरिक अधिकारों का शायद ही कोई मान हो। राजा महाराजा भी अपनी बारी में किसी जन विद्रोह के आगे अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर थे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति दुश्मनी का रवैया भी अपनाया था। यानी अगर बात करें कि ये लोग भी राष्ट्रीय आंदोलन से कोई खास दोस्ती नहीं रखते थे, ये दुश्मनी का रवैया अपनाते थे और इन्हें जन विद्रोह के लिए ब्रिटिश सत्ता पर ही निर्भर रहते थे अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इनका कहना था कि हमने तो बहुत अच्छा किया नहीं इंडियंस के साथ, तो अगर कभी हम पे अटैक हो तो ब्रिटिश सत्ता भी हमारी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई ताकि महाराजे मिल बैठे और सकें और ब्रिटिश मार्गदर्शन में अपने साझे हित के विषयों पर विचार कर सकें। 1935 के भारत सरकार कानून में भी प्रस्तावित संघीय ढांचे की योजना इस प्रकार रखी गई कि राष्ट्रवादी शक्तियों पर नियंत्रण बना रहे। इसमें व्यवस्था थी कि ऊपरी सदन में कुल सीटों के 5 भाग में से 2 तथा निचले सदन में से 3 भाग में से 1 पर रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व रहेगा। दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। दूसरे असहयोग आंदोलन ने रजवाड़ों की जनता पर काफी गहरा प्रभाव डाला और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। 1938 में जब कांग्रेस ने अपने स्वाधीनता के लक्ष्य को परिभाषित किया तो इसमें रजवाड़ों की स्वाधीनता को भी शामिल किया गया। अगले साल त्रिपुरी अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने रजवाड़ों की जनता के आंदोलन में और भी सक्रिय रूप से भाग लेने का फैसला किया। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सांप्रदायिकता का विकास। तो सीमित मताधिकार तथा अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर विधानसभाओं के लिए जो चुनाव हुए उससे एक बार फिर अलगाववादी भावनाएं पैदा हो गई। इसके अलावा कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित अनेक सीटें जीतने में सफल रही। मुसलमानों के लिए कुल 482 सीटें आरक्षित थीं, मगर कांग्रेस को इनमें केवल 26 मिली और उसमें से भी 15 केवल पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मिली। हालांकि इनमें ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग को भी नहीं मिली थीं। अब सांप्रदायिक पार्टी मजबूत होने लगी। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कांग्रेस की ओर विरोधी हो गई थी। अब उसने यह प्रचार शुरू कर दिया था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बहुसंख्यक हिंदुओं में समा जाने का खतरा है। उसने इस अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक सिद्धांत का प्रचार किया जिसे हम 2 नेशन थ्योरी कहते हैं। हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और उनका एक साथ रहना असंभव है। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके मांग की कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बना दिया जाए। हिंदुओं के बीच हिंदू महासभा जैसे संगठनों के अस्तित्व के कारण मुस्लिम लीग के प्रचार को और बल मिला। हिंदू एक अलग राष्ट्र है, भारत हिंदुओं का देश है, यह कहकर हिंदू सांप्रदायिकवादियों ने मुस्लिम सांप्रदायिकवादियों की ही बात दोहराई। इस तरह उन्होंने भी 2 राष्ट्र के सिद्धांतों को मान लिया। अब आगे बात करते हैं। सांप्रदायिक संगठन और दल जनता की सामाजिक और आर्थिक मांगे उठाने से भी कतराते रहे, जबकि राष्ट्रीय आंदोलन जैसा यहाँ पे हम देख सकते हैं बढ़ चढ़कर इन मांगों को उठाता रहा है। 1937 और 1939 के बीच कांग्रेस के नेताओं ने बार बार जिन्ना से मुलाकात करके उसे मनाने का प्रयास किया, लेकिन जिन्ना ने कभी कोई ठोस मांग सामने नहीं रखी। इसके बजाय उन्होंने यह असंभव मांग रखी कि कांग्रेस के माने कि वह हिंदुओं की पार्टी है और केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, केवल तभी वो कांग्रेस से बात करेंगे। कांग्रेस के लिए यह मांग स्वीकार करना संभव न था, क्योंकि ऐसा करके वह अपने बुनियादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी चरित्र को ही छोड़ देती। वास्तविकता यह है कि संप्रदायवाद को संतुष्ट करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए उतनी ही अधिक उसमें उग्रता आती गई।
1946 और 47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे, जिसमें अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, जोशीले भाषण देने वाले सामाजिक नेता यूसुफ मेहर अली, निर्भीक पत्रकार ऐसे बरेलवी, इतिहासकार मोहम्मद हबीब और कुंवर मोहम्मद अशरफ, उर्दू शायरी के तूफ़ानी पितरैल जैसे जोश, मलिहाबादी, फैज़ अहमद फैज़ सरदार, जाफरी, साहिर लुधियानवी और कैफ़ी आज़मी और मौलाना मदनी, ये सब ऐसे नाम थे जो इस संबंध में हमारे सामने मिसाल बनकर उभरते हैं। अब आगे बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन की क्या स्थिति रही। तो दूसरा विश्व युद्ध सितंबर 1939 में आरंभ हुआ, जब जर्मन प्रसारवाद की हिटलर की नीति के अनुसार नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले मार्च 1938 में वह ऑस्ट्रिया और मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को खुश करने के लिए सब कुछ किया, मगर अब वे पोलैंड की सहायता करने को बाध्य हो गए थे। भारत की सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय धारा सभा के चुने हुए सदस्यों से परामर्श किए बिना फौरन युद्ध में शामिल हो गई। राष्ट्रीय कांग्रेस को फासीवाद यानी फासिस्ट आक्रमण के शिकार देशों से पूरी सहानुभूति थी, मगर कांग्रेस के नेताओं का सवाल ये था कि एक गुलाम राष्ट्र द्वारा दूसरे के मुक्ति संघर्ष में साथ देना किस प्रकार संभव था। इसलिए उन्होंने मांग की कि भारत को स्वाधीन देश घोषित किया जाए या कम से कम भारतीयों को समुचित अधिकार दिए जाएं ताकि वे युद्ध में सक्रिय भाग ले सकें। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय किया। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। 15 मई 1941 तक 25,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार किए जा चुके थे। 1941 में विश्व की राजनीति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पश्चिमी यूरोप तथा अधिकांश पूर्वी यूरोप में पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे और फ्रांस पर अधिकार कर चुकने के बाद नाजी जर्मनी ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर हमला बोल दिया। 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर में एक अमेरिकी समुद्री बेड़े पर आकस्मिक हमला किया तथा जर्मनी और इटली की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। उसने तेजी से फिलीपीन, हिंद चीन, इंडोनेशिया, माले और बर्मा पर अधिकार कर लिया। मार्च 1942 में रंगून पर इसका अधिकार हो गया। इससे युद्ध भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा। अब ब्रिटिश सरकार को युद्ध प्रयासों में भारतीयों के सक्रिय सहयोग की बुरी तरह आवश्यकता थी। ऐसा सहयोग पाने के लिए उसने एक कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स पहले लेबर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे। हालांकि क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत ने ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जितनी जल्दी संभव हो स्वशासन की स्थापना करना है। अब आगे देख सकते हैं कि युद्ध के दौरान वस्तुओं की कमी और बढ़ती कीमतों ने उसके असंतोष को और गहरा दिया था। अप्रैल-अगस्त 1942 के काल में तनाव लगातार बढ़ता गया, जैसे जैसे जापानी फौजें भारत की ओर बढ़ती गईं और जापानी विजय का भय जनता और नेताओं को त्रस्त करने लगा। गांधी जी उतने ही अधिक जुझारू होते गए। कांग्रेस ने फैसला किया कि अंग्रेजों से भारतीय स्वाधीनता की मांग मनवाने के लिए सक्रिय उपाय किए जाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक और जन संघर्ष चलाने का फैसला किया गया। अब हम भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आंदोलन चला सके इसके पहले ही सरकार ने कड़ा प्रहार किया। 9 अगस्त को पहर तड़के ही गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार करके अनजानी जगहों पर ले जाए गए और कांग्रेस को फिर एक बार गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सरकार ने अपनी ओर से 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए सब कुछ किया। उसने दमन की कोई सीमा नहीं रही। पुलिस और सेना को गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए। 1942 के विद्रोह को दमन के बाद 1945 में युद्ध की समाप्ति तक देश में राजनीतिक गतिविधियां लगभग ठप रहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता जेलों में बंद थे और कोई नया नेता उनकी जगह नहीं ले सका और न ही देश का नेतृत्व दे सकता था। 1943 में बंगाल में आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अकाल फूट पड़ा। कुछ ही महीनों में 30 लाख से अधिक लोग भूख से मारे गए। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन का
देश के बाहर एक नई अभिव्यक्ति मिली। सुभाष चंद्र बोस 1941 में देश से बाहर निकल गए थे और सहायता के लिए सोवियत संघ जाना चाहते थे, लेकिन जून 1941 में सोवियत संघ भी जब मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में उतरा तो वे जर्मनी चले गए। वहां से वे फरवरी 1943 में जापान के लिए चल पड़े ताकि जापान सहायता से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला सकें। भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उसमें उनकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें अब आज़ाद हिंद फौज के सिपाही नेताजी कहते थे, ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का मूल मंत्र दिया। बर्मा से भारत पर आक्रमण करने में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना का साथ दिया। 1944 और 45 में युद्ध में जापान की पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज की भी हार हुई और सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जाते हुए रास्ते में एक वायुयान दुर्घटना में मारे गए। उस समय भारत के अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने उनकी इस रणनीति की आलोचना की कि फासीवादी ताकतों के साथ सहयोग करके स्वाधीनता जीती जाए। फिर भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने देशभक्ति का एक प्रेरणाप्रद उदाहरण भारतीय जनता और भारतीय सेना के सामने रखा। युद्धोत्तर काल का संघर्ष। अप्रैल 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ। इसी के साथ भारत के स्वाधीनता संघर्ष के एक नए चरण में प्रवेश किया। 1942 के विद्रोह तथा आज़ाद हिंद फौज की मिसाल ने भारतीय जनता की बहादुरी और दृढ़ता को स्पष्ट कर दिया था। यह नया संघर्ष आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों पर चलाए गए मुकदमे के विरोध में एक व्यापक आंदोलन के रूप में उभरा। सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जनरल शहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लों और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया। ये लोग ब्रिटिश भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे जिन पर ब्रिटिश सिंहासन के प्रति निष्ठा की शपथ भंग करने और इस प्रकार गद्दार होने का आरोप लगाया गया। आगे देख सकते हैं कि प्रथम युद्ध के कारण विश्व में शक्तियों का संतुलन बदल गया और युद्ध के बाद अब ब्रिटेन की जगह अमेरिका और सोवियत संघ बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। ये दोनों भारत की स्वतंत्रता की मांग के समर्थक थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द्वितीय ब्रिटेन युद्ध में जीतने वाले पक्ष में था अवश्य, मगर अब उसकी आर्थिक और सैनिक शक्ति बिखर चुकी थी। ब्रिटेन को अब अपने आप को संभालने में ही वर्षों लग जाते। इसके अलावा ब्रिटेन में सरकार भी बदल चुकी थी। कंजर्वेटिव पार्टी की जगह अब लेबर पार्टी की सरकार थी और अनेक सदस्य कांग्रेस की मांगों के समर्थक थे। ब्रिटिश सैनिक युद्ध में थक हार चुके थे। लगभग 6 वर्षों तक लड़ने और खून बहाने के बाद अब वे और कई साल घर से दूर भारत में रहकर वहां की जनता के स्वाधीनता संघर्ष को कुचलने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। आग में तेल छिड़कने का काम फरवरी 1946 में बंबई में भारतीय नौसेना के जहाजियों के विद्रोह ने किया। ये जहाजी सेना और नौसेना में 7 घंटों तक लड़ते रहे और उन्होंने समर्पण तभी किया जब राष्ट्र नेताओं ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा। अब आगे देखिए, 1945 और 46 में अनेक आंदोलन, हड़तालें, कामबंदियां और प्रदर्शन पूरे देश में हैदराबाद, त्रावणकोर और कश्मीर जैसे अनेक रजवाड़ों में भी हुए। उदाहरण के लिए नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर कलकत्ता में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। जुलाई 1946 में डाक तार मजदूरों ने देशव्यापी हड़ताल की। अगस्त 1946 में भारत में रेल मजदूरों की हड़तालें हुईं। 1945 के बाद जैसे तैसे स्वाधीनता का समय पास आया, किसान आंदोलनों का एक नया उबाल आया। 1940 के आरंभ में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव और एक और प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम सिद्ध हुए। सामान्य सीटों में से अधिकांश सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों में से अधिकांश मुस्लिम लीग को मिली। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा कि भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत की जाए। कैबिनेट मिशन ने 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया, जिसमें आशा की गई कि बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय स्वायत्तता देकर भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सकेगा। इस योजना में प्रांतों और रजवाड़ों का एक संघ होता और संघीय केंद्र का केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों और संचार विषयों पर नियंत्रण होता। साथ ही प्रांत अपने अपने क्षेत्रीय संगठन भी बना सकते थे। सितंबर 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। कुछ हिचक के बाद अक्टूबर में मुस्लिम लीग भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गई, मगर उसने स्वाधीनता सभा का बहिष्कार करने का फैसला किया।
20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि वह ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देगा। ठीक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि कब उसने बोला कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने क्या कहा कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देगा। लेकिन मिलने वाली स्वाधीनता की खुशियों पर अगस्त 1946 के बाद भड़कने वाले व्यापक सांप्रदायिक दंगों ने पानी फेर दिया। हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकताओं ने इन जघन्य हत्याओं का दोषी एक दूसरे को ठहराया और क्रूरता से एक दूसरे का मुकाबला करते रहे। न्यूनतम मानव मूल्यों का ही इस तरह उल्लंघन होने और सत्य अहिंसा का ताक पर रखा जाते देख महात्मा गांधी दुख से भर उठे। अंत में मार्च 1947 में वायसराय बनकर भारत आए लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी बातचीत के बाद समझौते का एक रास्ता निकाला। देश स्वाधीन तो होगा मगर एक नहीं रहेगा। भारत का विभाजन होगा और भारत के साथ पाकिस्तान नामक एक नया राज्य भी स्थापित होगा। बड़े पैमाने पर खून खराबा और सांप्रदायिक दंगों का अंदेशा सामने था, इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने मजबूर होकर भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। इस तरह पंजाब, बंगाल और असम का भी विभाजन आवश्यक हो गया था। मुस्लिम लीग को एक घुन लगा पाकिस्तान ही मिला। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में लीग का प्रभाव संदिग्ध था, इसलिए वहां जनमत संग्रह कराने का निश्चय हुआ। दूसरे शब्दों में देश का विभाजन तो हुआ मगर हिंदू धर्म और इस्लाम के आधार पर नहीं। अंत में जिन्ना को भी मजबूर होकर अपने दो राष्ट्र के सिद्धांत पर फेरबदल करना पड़ा, जो कि सांप्रदायिकता की जड़ था। भारत में रहने का फैसला करने वाले मुसलमानों ने जब उनसे पूछा कि वे क्या करें तो जिन्ना ने कहा कि उन्हें भारत का वफादार नागरिक बनना चाहिए। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा के आगे उन्होंने कहा था कि आपका धर्म या जाति या पंथ कोई भी हो सकता है, इसका राज्य के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। रजवाड़ों को भी ये छूट दी गई कि वे इनमें से किसी भी राज्य में शामिल हो जाएं। रजवाड़ी की जनता के व्यापक आंदोलन के दबाव में और गृह मंत्री सरदार पटेल की सफल कूटनीति के कारण अधिकांश रजवाड़ों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम तथा जम्मू कश्मीर के महाराजा कुछ समय तक अगर मगर करते रहे। काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित छोटे से रजवाड़े जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की घोषणा की, मगर वहां के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। अंततः भारतीय सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और वहां एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसका परिणाम भारत में शामिल होने के पक्ष में निकला। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, जैसे बिस्मार्क ने एकीकरण किया था, उसी तरह भारत का एकीकरण करने वाले भारत के बिस्मार्क कौन है, तो भारत के बिस्मार्क हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। हैदराबाद के निज़ाम ने स्वतंत्र राज्य घोषित करने की कोशिश की, मगर वहां तेलंगाना क्षेत्र में हुए एक आंतरिक विद्रोह तथा वहां भारतीय सेनाओं के पहुंचने के बाद उसे भी 1948 में भारत में शामिल होना पड़ा। कश्मीर के महाराजा ने भी भारत या पाकिस्तान में शामिल होने में देर की, मगर वहां की जनता, जिसका नेतृत्व नेशनल कांग्रेस कर रही थी, भारत में शामिल होना चाहती थी। मगर कश्मीर पर पाकिस्तान की पछाड़ों तथा अनियमित फौजी दस्तों के हमले के बाद उसे भी अक्टूबर 1947 में भारत में शामिल होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने उल्लास के साथ अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। अब आगे देख सकते हैं कि 30 जनवरी 1948 को एक हत्यारे ने, घृणा से चूर एक धार्मिक कट्टरपंथी ने उस चिराग को बुझा दिया जो 70 वर्षों से हमारे इस देश में उजाला फैलाता आ रहा था। इस तरह गांधी जी एकता के जिस उद्देश्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे, उसी के लिए शहीद हो गए। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले संविधान ने कुछ बुनियादी सिद्धांत और मूल्य सामने रखे। इसके अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य होगा, जिसमें बालिक मताधिकार, सभी बालिग स्त्री पुरुषों के लिए मत देने का अधिकार होगा, पर आधारित एक संसदीय प्रणाली होगी। यह संघीय व्यवस्था होगी जिसमें संघ सरकार और संघ बनाने वाले राज्यों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग होंगे। संविधान ने सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी तथा सरकारी रोजगार के अवसर की समानता की जमानत दी। यह निश्चित हुआ कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया और किसी भी रूप से इसके व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी छुआछूत। संविधान में कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी निश्चित किए गए, जिन्हें किसी अदालत द्वारा तो लागू नहीं कराया जा सकता था, मगर जो कानून बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करेंगे।
इसमें ये सिद्धांत शामिल है। राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहन, धन और उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में केंद्रीकरण रोकना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान काम का समान वेतन, ग्राम पंचायतों की स्थापना, काम और शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी और बुढ़ापे और बीमारी में सार्वजनिक सहायता, पूरे देश में एक समान पारिवारिक कानून तथा जनता के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शीर्षक और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन करना था। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमारे संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाले गए थे जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस यूनिट में आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लिया, आपने गांधी जी की हत्या किस तरह की गई, संविधान किस तरह से स्टार्ट और बनाया गया, रजवाड़ों की क्या स्थिति थी, कैसे उन्होंने भारत को, जो भी रजवाड़े थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे उसको शामिल किया। तो ये यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो गई और इस यूनिट के साथ आपकी ये बुक पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस बुक को कंप्लीट नहीं कराया गया, लेकिन अबीहा क्लासेस सफलता की सोच पे इस बुक को मैंने पूरी कंप्लीट कराई है। पूरी टोटल मैंने 13 यूनिट इसकी पढ़ाई हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर दिख जाएगी और साथ ही साथ जो भी सारे वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ पर आप जाके यूनिट 1 से लेके यूनिट 12 तक पूरी कंप्लीट पढ़ सकते हैं। और आज तो मैंने 13 यूनिट भी पढ़ा दी, तो ये पूरी की पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आज़ादी के बाद की भारत आपको पढ़ाऊंगी, यानी आज़ादी के बाद विपिन चंद्रा की जो बुक है आज़ादी के बाद का भारत, उसको मैं स्टार्ट करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।